हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है शांति स्थापना और शांति अनुरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में शांति स्थापना का संबंध विश्व शांति की स्थापना से है। हम सब ये जानते हैं कि मानवीय सभ्यता का इतिहास दो विरोधी प्रवृत्तियों का साक्षी रहा है। मानवीय स्वभाव में जो बुराइयां हैं, स्वार्थपरता, लोभ, शक्ति प्रेम, अहंकार, इन प्रवृत्तियों के कारण एक तरफ जहां दुनिया में हिंसा और युद्ध को प्रोत्साहन मिला है, तो वहीं दूसरी ओर मनुष्य स्वभाव में निहित अच्छाइयों ने उसे विश्व शांति की कामना के लिए प्रेरित किया है। और केवल कामना ही नहीं की गई है, बल्कि उसके साथ साथ प्रयत्न भी किए गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि दुनिया में शांति के प्रति किए जाने वाले प्रयास बढ़ गए हैं, क्योंकि मानवीय शांति और सुरक्षा के समक्ष कई ऐसी नई चुनौतियां सामने आई हैं जिनका सामना करना है दुनिया को। और ये ऐसी चुनौतियां हैं कि इन चुनौतियों पर अगर विजय नहीं प्राप्त की गई, इनको काबू में नहीं रखा गया, तो विश्व शांति एक कल्पना बनकर रह जाएगी। ऐसी चुनौतियों में प्रमुख हैं नाना देशों में नाना कारणों से चल रहे गृह युद्ध, वैश्विक आतंकवाद, आणविक और जैविक अस्त्र शस्त्रों का प्रसार, जो निर्जातीय मुद्दों को लेकर होने वाले संघर्ष और पर्यावरणीय संकट नाना तरह के। ये चुनौतियां आज अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। और यही वजह है कि शांति का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम शांति को सिर्फ एक मानवीय मूल्य के रूप में नहीं जानते, एक आदर्श के रूप में उसकी कामना नहीं करते, बल्कि आज हम ये महसूस करते हैं कि ये मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि शांति के वातावरण में ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का संतुलित और न्यायपूर्ण विकास संभव है। दुनिया सतत विकास की बात कर रही है, और ये सतत विकास शांति के बिना संभव नहीं है। तो शांति की दिशा में जो प्रयत्न किए गए, उन प्रयत्नों में सबसे प्रभावी और संगठित प्रयत्न था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय। तो आज शांति की जो कार्यवाही होती है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में संपन्न की जाती है। हालांकि इस कार्यवाही में बहुत सारे क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा भी भाग लिया जाता है, और बहुत सारे स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा भी भाग लिया। तो हम ये देखेंगे कि शांति स्थापना और शांति अनुरक्षण, यानी शांति को बनाए रखने की जो कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में संपन्न की जाती है, जहां कहीं भी शांति भंग की घटना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहल की जाती है, उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर युद्ध हो गया तो युद्ध को समाप्त करवाने और फिर से शांति पुनर्स्थापना का प्रयत्न किया जाता है।
तो इन प्रयत्नों का उद्देश्य क्या होता है? किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति कार्यवाही का आयोजन किया जाता है, या फिर शांति कार्यवाही से हम क्या समझते हैं? शांति कार्यवाही में कौन कौन से कार्य, कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी कार्यवाहियां सम्मिलित हैं, इसको हम देखेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शांति स्थापना की कार्यवाही के कुछ उद्देश्यों की चर्चा की, जैसे किसी शांति समझौते को क्रियान्वित करना। ये शांति कार्यवाही का प्राथमिक उद्देश्य है। अगर दो राष्ट्रों के मध्य किसी बात को लेकर संघर्ष चल रहा है, युद्ध की स्थिति चल रही है, तो उन दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराना और उस समझौते का पालन करवाना, ये शांति कार्यवाही का उद्देश्य है। शांति समझौता हो गया है, उसके बाद उस समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करना, शांति बनी रहे, शांति अनुरक्षण होता रहे। केवल शांति स्थापित कर देने से नहीं होगा, उस शांति को बनाए भी रखा जाए लंबे समय तक। इस प्रक्रिया में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सहयोग किया जाता है अपनी कार्यवाहियों के माध्यम से, और समर्थन प्रदान किया जाता है संबंधित देशों को। तीसरे, शांति कार्यवाही में ये कार्य भी शामिल है कि अगर दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य विवाद की संभावना उदित हो रही है, संघर्ष की संभावना उदित हो रही है, तो संघर्ष होने से पहले ही उसको रोकने की कोशिश की जाए, शांति स्थापना की कोशिश की जाए, बातचीत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो शांति स्थापना को, शांति अनुरक्षण को किस रूप में परिभाषित किया गया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से इन 3 रूपों में: शांति समझौते को क्रियान्वित करना, शांति प्रक्रिया में सहायता और समर्थन देना, और विवादों को रोकने के लिए शांति स्थापना के कार्यों में सहयोग करना। शीत युद्धोत्तर काल में हम देखते हैं, यानी 1991 के बाद, जब दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से चला आ रहा शीत युद्ध, विचारधारागत संघर्ष समाप्त हो गया, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा दुनिया में शांति निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसका शीर्षक था एन एजेंडा फॉर पीस। माइकल डॉयल और निकोलस सम्बनिस ने इस रिपोर्ट को निरोधक कूटनीति के रूप में परिभाषित किया है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कैसी भूमिका निभाएगा? एक निरोधक भूमिका निभाएगा। किस चीज का निरोध करेगा? जहां कहीं भी संघर्ष की घटना होती है, शांति भंग की घटना होती है, तो वैसी घटना ना होने पाए, उसको पहले ही रोका जा सके, इसको निरोध कहते हैं। तो संघर्ष निरोध का कार्य मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाना चाहिए। माइकल डॉयल जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव की शांति रिपोर्ट की एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एक निरोधक कूटनीति का आयोजन करने वाली संस्था के रूप में है। इस रिपोर्ट में शांति कार्यवाही को कई रूपों में परिभाषित करने की कोशिश की गई कि शांति स्थापना का मतलब क्या है, शांति अनुरक्षण का मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो शांति कार्यवाही की जा रही है उसमें कौन सी कार्यवाहियां शामिल हैं। तो पहली कार्यवाही ये बताई गई, शांति
स्थापना। पीस एनफोर्समेंट। पीस एनफोर्समेंट का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद अगर कोई भी निर्देश देती है उन राष्ट्रों को जो संघर्षरत है, जिनके मध्य युद्ध जारी है, तो उन संघर्षरत देशों की सहमति के बिना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, उसके द्वारा सेनाएं भेजा जा सकता है, राजनयिक भेजे जा सकते हैं समझौता वार्ता के लिए, मध्यस्थता के लिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ उन देशों की सहमति का इंतजार नहीं करेगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि हर देश एक संप्रभु देश है, हर राष्ट्र की सरकार एक संप्रभु सरकार है, वो अपने विषय में निर्णय लेने में सर्वोच्च है, चाहे वो निर्णय आंतरिक मामलों से संबंधित हो या वैदेशिक नीति के निर्धारण से संबंधित हो। आमतौर पर यही माना जाता है कि हर राष्ट्र संप्रभु है। लेकिन जहां पर शांति उल्लंघन की बात आती है कि अगर किसी राष्ट्र की विदेश नीति के कारण या उसके द्वारा की जाने वाली युद्ध की कार्यवाही के कारण, संघर्ष की कार्यवाही के कारण पूरी दुनिया की शांति को खतरा उपस्थित होता है, शांति के सम्मुख, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ बिना उन देशों की सहमति का इंतजार किए वहां पर अपनी कार्यवाही कर सकता है। कैसी कार्यवाही? पीस एनफोर्समेंट की कार्यवाही, शांति स्थापना की कार्यवाही, जिसका मूल लक्षण ये है कि बिना संबंधित देशों की सहमति के की जाने वाली कार्यवाही। दूसरी कार्यवाही का स्वरूप है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित की जाती है, वो है शांति निर्माण। शांति निर्माण क्या है? इस कार्यवाही के माध्यम से अगर कोई दो देश आपस में संघर्षरत है तो उन संघर्षरत पक्षों के मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मध्यस्थता की जाती है, समझौता वार्ता की जाती है, और इस मध्यस्थता और समझौता वार्ता के माध्यम से संघर्ष को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी दो राष्ट्रों के मध्य संघर्ष होता है तो बड़े राष्ट्रों के द्वारा या अल्टीमेटली संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा जाता है। आपने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन रही थी तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि युद्ध न होने पाए, दोनों देशों के मध्य कश्मीर को लेकर जो विवाद है उस विवाद को दूर करने में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। ये पेशकश की गई थी अमेरिकी सरकार के द्वारा। तो ऐसी ही पेशकश, ऐसा ही प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी लाया जा सकता है अगर दुनिया के किसी भाग में उसे ऐसा लगता है कि संघर्ष होने वाला है और इस संघर्ष को बातचीत के माध्यम से टाला जा सकता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। तो वहां पर ऐसी कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की जाती है जिसको हम शांति निर्माण की कार्यवाही कहते हैं। तीसरी जो कार्यवाही है जो शांति कार्यवाही के अंतर्गत शामिल है वो है शांति अनुरक्षण, पीस कीपिंग। नाम से ही स्पष्ट है कि संघर्ष हुआ था दो देशों के मध्य, अब समझौता हो गया है, समझौते के माध्यम से शांति स्थापित कर दी गई है, लेकिन वो शांति बनी रहे, कोई भी एक पक्ष उस शांति को भंग करने की कोशिश न करे, इसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कार्यवाही की जाती है। इसके लिए क्या कार्य करता है संयुक्त राष्ट्र संघ कि वो अपनी छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां भेजता है उन देशों में जहां पर संघर्ष
हो रहा है या हुआ था। इस शांति अनुरक्षण की कार्यवाही की खासियत यह है कि ऐसी कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संबंधित राष्ट्रों की सहमति से की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि पीस एनफोर्समेंट यानी शांति स्थापना की कार्यवाही तो बिना संबंधित देशों की सहमति के संयुक्त राष्ट्र संघ कर सकता है, लेकिन शांति अनुरक्षण की कार्यवाही संबंधित देशों की सहमति से ही कर सकता है, क्योंकि उन देशों में उनकी भूमि पर संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी सेना भेजता है और उस सेना का कार्य शांति समझौते का पालन किया जा रहा है या नहीं, इस बात का निरीक्षण करना होता है। और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो नियुक्त कूटनीतिक अधिकारी होते हैं, वो शांति वार्ताओं के माध्यम से भी दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए राजी करते रहते हैं। तो ये दो मोर्चों पर कार्यवाही की जाती है शांति अनुरक्षण की, एक तो सैन्य मोर्चे पर और दूसरी असैनिक मोर्चे पर यानी कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से की जाती है। शांति कार्यवाही का चौथा पहलू है कि संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण की कार्यवाही। इस कार्यवाही के अंतर्गत क्या होता है कि दो युद्धरत पक्षों के बीच संघर्ष को समाप्त कराने का प्रयास किया जाता है और संघर्ष समाप्त होने के बाद इस बात की कोशिश की जाती है कि उन दो राष्ट्रों के मध्य सामाजिक और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए और इन देशों में इस तरह की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था निर्मित की जाए जो भविष्य में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करे। जैसे जहां संघर्ष हुआ है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कोशिश होती है कि वहां पर राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग की स्थापित की जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार होने पर सरकार के निरंकुश बनने की संभावना नहीं रहती। लोग बहुत हद तक संतुष्ट रहते हैं, अपनी मांगों की पूर्ति का आश्वासन उन्हें मिलता है लोकतांत्रिक सरकारों के माध्यम से। ऐसी स्थिति में संघर्ष की संभावना कम हो जाती है, क्रांति की संभावना कम हो जाती है और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। लोकतांत्रिक सरकार जो विदेश नीति अपनाएगी वो भी शांति की नीति होगी, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष से बचा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कोशिश न केवल ये होती है कि जो संघर्षरत पक्ष हैं उनका संघर्ष खत्म किया जाए, शांति स्थापना की जाए, बल्कि ये शांति लंबे समय तक बनी रहे, दोबारा कभी शांति भंग की घटना न हो उस क्षेत्र में, उस एरिया में, ये देखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा ये भी कोशिश की जाती है कि उन देशों में ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था निर्मित कराई जाए जो व्यवस्था इन संघर्षों को समायोजित कर सके और देश को आर्थिक सामाजिक विकास के पथ पर आगे ले जाने के साथ साथ वैश्विक शांति में भी योगदान दे सके। तो ऐसी कार्यवाही को संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण की कार्यवाही कहते हैं, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की कार्यवाही। इन उद्देश्यों के साथ आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना की कार्यवाही में और भी बहुत सारे कार्य शामिल हो गए हैं, जैसे किसी देश में चुनाव संपन्न करवाना, चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण करना, कोई गड़बड़ी ना हो, सही तरीके से लोग अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके अपनी पसंदीदा सरकार को चुन सकें, प्रतिनिधियों को चुन सकें। इस बात का निरीक्षण भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। जिन देशों में संघर्ष चल रहा है वहां पर नागरिक अधिकारों की रक्षा भी हो सके, सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा, सत्ताधारियों के द्वारा किसी तरह, किसी भी रूप में
नागरिक अधिकारों को ना कुचला जाए, उनका सम्मान किया जाए, इस बात की देखभाल भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनी शांति कार्यवाहियों में की जाती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ उस राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण में भी सहायता देता है, क्योंकि ज्यादातर संघर्षों की वजह पिछड़े देशों में हम ये देखते हैं कि आर्थिक होता है, आर्थिक असंतोष होता है। पिछड़ापन, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है विभिन्न संघर्षों को आमंत्रित करने के लिए। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी कोशिश करता है कि जो पिछड़े हुए देश हैं उनका आर्थिक पुनर्निर्माण हो सके, इस कार्य में वो सहायता करता है, समन्वय करता है। तो अब पीस कीपिंग कार्यवाहियों में, यानी शांति कार्यवाहियों में, शांति स्थापना की कार्यवाहियों में केवल संघर्ष को समाप्त करना, संघर्षरत पक्षों में समझौता कराना, युद्ध विराम की कार्यवाही करना, सिर्फ यही शामिल नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य अनेक कार्यों को संपन्न करने लगा है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शांति स्थापना के कार्य में सहायक होती है। इतना ही नहीं, शीत युद्ध के बाद के विश्व में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना की भूमिका और भी ज्यादा व्यापक हो गई है, और अब वो गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से दुनिया के विभिन्न देशों में सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा का दायित्व भी अपने ऊपर लेने लगा है। खासतौर से 2012 के बाद से ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे 2019 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्लू शील्ड इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ है, इस एनजीओ के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहां पर वैश्विक विरासत की रक्षा के लिए कार्यवाही की, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि प्राकृतिक आपदा और सैन्य संघर्षों के कारण इन विरासतों को खतरा पैदा हो गया था। ज्यादातर जो संघर्षकारी विद्रोही गुट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, धरोहर है, उनको भी टारगेट बनाते हैं अपनी हिंसा का। तो ऐसी स्थिति में उनकी हिंसा से इन विरासतों की रक्षा करना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ अब अपना दायित्व समझने लगा है, इसलिए उसकी शांति स्थापना की कार्यवाहियों में विस्तार हुआ है, विविधता आई है, उसके उद्देश्य व्यापक हुए हैं। तो शांति स्थापना की बात जब हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करते हैं तो इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में शांति निर्माण, शांति अनुरक्षण, संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण की कार्यवाही और सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा की कार्यवाही, ये सब शांति स्थापना के उद्देश्यों में शामिल हैं, शांति स्थापना की कार्यवाहियों में शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि शांति स्थापना की जो कार्यवाही की जाती है उसके लिए तंत्र क्या बनाया गया है वैश्विक स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था शांति स्थापना के महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है, यानी सारी शांति कार्यवाहियां इसके नेतृत्व में ही होती हैं। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ किनके सहयोग से शांति स्थापना की कार्यवाही करता है, इसको हम देखेंगे, और उसके द्वारा क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं, किन उपायों का सहारा लिया जाता है, किन तकनीकों को अपनाया जाता है दुनिया में शांति स्थापना के लिए।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जब हो रहा था, उसके चार्टर में उसके जो उद्देश्य घोषित किए गए, उन उद्देश्यों में प्रारंभिक उद्देश्य ये घोषित किया गया कि विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से की जाएगी। और हकीकत तो यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया इतनी घबरा गई थी, इतनी परेशान हो गई थी कि उसे ऐसा लगा कि अगर तत्काल कोई उपाय नहीं किया गया तो ऐसे विनाशकारी युद्ध अगर एक दो और हुए तो अब तक जो हमने सभ्यता और संस्कृति के नाम पर अर्जित किया है वो सब चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगा, मानवता का वजूद खत्म हो जाएगा। तो ऐसे वातावरण में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में, जिस संस्था के सदस्य दुनिया के सभी सभ्य राष्ट्र हैं और ये पारस्परिक सहमति से इसकी शांति निर्माण की कार्यवाहियों में योगदान देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे कार्य करता है शांति स्थापना का? इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं जो शांति निर्माण की कार्यवाही में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। कौन से दो अंग? वैसे तो बहुत सारे अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, लेकिन शांति स्थापना की कार्यवाही में मुख्य रूप से दो अंगों के द्वारा भाग लिया जाता है। ये दो अंग हैं सुरक्षा परिषद और महासभा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है, यानी जैसे एक देश में सरकार होती है और सरकार का मुख्य अंग कार्यपालिका होती है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ को एक वैश्विक सरकार के रूप में देखते हैं तो सुरक्षा परिषद उसकी कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसी निर्णय को लागू करने की कोशिश की जाती है। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है और इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और कुछ अस्थायी सदस्य सम्मिलित होते हैं। स्थायी सदस्य जो हैं उनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन, ये बड़े देश शामिल हैं। इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होता है, निषेधाधिकार प्राप्त होता है, जिसका मतलब होता है कि सुरक्षा परिषद द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में इन 5 सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक है। अगर कोई एक सदस्य, इन 5 में से कोई एक सदस्य भी अपने वीटो पावर का प्रयोग कर देता है, किसी निर्णय से असहमति जताता है, तो ऐसी स्थिति में उस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, घोषणा पत्र है, उसके अध्याय 7 में ये कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो सब सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को मानने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध हैं। जब भी दुनिया में कहीं शांति भंग की घटना होती है या किसी भी तरह का कोई विवाद उपस्थित होता है तो ये सुरक्षा परिषद के संज्ञान में लाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उठाया जाता है और सुरक्षा परिषद के सदस्य इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संबंधित पक्षों से सिफारिशें करते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं और उनके लिए विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी अपने प्रभावों का उपयोग करने के लिए कह सकती है कि वो अपनी प्रभावक स्थिति के माध्यम से अमुक क्षेत्र में संघर्ष की जो घटना हुई है उस घटना को रोकने की कोशिश करे। कुछ मामलों में सुरक्षा परिषद खुद विवाद की जांच पड़ताल और अध्यक्षता का कार्य करती है
और जब विवाद के समाधान के शांतिपूर्ण उपाय विफल हो जाते हैं, तो सुरक्षा परिषद सैन्य बल के प्रयोग की अनुमति भी देती है। यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास पृथक से अपना कोई सैन्य बल नहीं है, कोई सेना नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की। उसकी सेना का निर्माण कैसे होता है? जितने भी सदस्य देश हैं, वे स्वेच्छा से किसी भी सैन्य कार्यवाही के लिए अपने सैनिकों को उपलब्ध कराते हैं, उपकरणों को उपलब्ध कराते हैं और उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति अनुरक्षक सैनिक होते हैं, वो सैनिक अपने ही देश का यूनिफॉर्म पहनते हैं। यानी जिस देश ने भेजा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक के रूप में उन्हें, वो उसी देश की सेना का यूनिफॉर्म पहनते हैं और केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के नीले हेलमेट और नीले बैज के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुरक्षक के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। इन सैनिकों पर उस देश का कंट्रोल भी होता है, नियंत्रण भी होता है, जिस देश के द्वारा इन्हें भेजा जाता है। सुरक्षा परिषद ने शांति स्थापना के लिए और मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का भी गठन किया है। तो इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी सुरक्षा परिषद शांति कार्यवाहियों में प्रमुख योगदान देती है। दूसरा जो अंग है वो है महासभा। और सुरक्षा परिषद अगर कार्यकारी अंग है, तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद के रूप में कार्य करती है। विश्व संसद हम इसे कह सकते हैं। हालांकि ये उस रूप में संसद नहीं है जिस रूप में एक देश के अंदर संसद होती है, एक राष्ट्रीय सरकार की संसद होती है। फिर भी विचार विमर्श का ये महत्वपूर्ण मंच है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसका अनुच्छेद 11 महासभा को यह अधिकार देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस तरह से सहयोग किया जाए, सहयोग के सामान्य सिद्धांतों पर विचार का मंच है महासभा। हम देखते हैं कि महासभा का अधिवेशन जब होता है तो दुनिया के विभिन्न राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो महासभा के मंच से अपनी शिकायतों को व्यक्त करते हैं। अगर किसी राष्ट्र से उन्हें शिकायत है, कोई राष्ट्र शांति भंग करने की कार्यवाही में संलग्न है, तो ऐसी स्थिति में इन विवादों को वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर उठाते हैं और कोशिश ये होती है कि सभी सदस्य राष्ट्र मिलजुल कर आपस में विचार विमर्श करके आपसी सहमति के माध्यम से उस संघर्ष का समाधान ढूंढें। शांति संवर्धन के लिए कई बार हमने देखा कि महासभा अपना विशेष अधिवेशन भी बुलाती है और बुलाया भी उसने। कई बार निशस्त्रीकरण के प्रश्न पर या फिलिस्तीन के प्रश्न पर, कांगो की स्थिति पर उसने विशेष अधिवेशन आयोजित किए। महासभा की खासियत यह है कि ये शांति स्थापना का कार्य अपनी दो विशेष समितियों के माध्यम से करती है। ये दो विशेष समितियां हैं, निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, और दूसरी समिति है राजनीतिक और उपनिवेशीकरण समिति। तो ये दो अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति स्थापना की उसकी कार्यवाही में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो शांति कार्यवाही की जाती है उसमें कौन सी तकनीकें अपनाई जाती हैं, कौन सी रणनीतियां उसके द्वारा अपनाई जाती हैं। तो बहुत सारी रणनीतियां संयुक्त राष्ट्र संघ अपनाता है
और इन रणनीतियों में सबसे प्राथमिक और प्रमुख रणनीति है जिसको हम कहते हैं विवादों का निरोध करने की कूटनीति। इस रणनीति के अंतर्गत विवाद उत्पन्न न हो, इस बात की कोशिश की जाती है। अगर कहीं विवाद की संभावना दिख रही है दो राष्ट्रों के मध्य, तो संघर्ष शुरू होने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही के माध्यम से या समझौता वार्ता का आयोजन करके संघर्ष को रोकने की कोशिश की जाती है। ये निरोधक कार्यवाही कहलाती है कि संघर्ष को जन्म ही न लेने देना, उसका जन्म से पहले ही निरोध कर देना, उसे रोक देना। चेतावनी देना भी निरोधक कार्यवाही का एक हिस्सा होता है। अगर कोई राष्ट्र संघर्ष पर उतारू है, तो ऐसी स्थिति में जब वो समझौता वार्ता भी नहीं मान रहा है, मध्यस्थता के निर्णय भी नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ उसे चेतावनी के माध्यम से सचेत करता है कि अगर उसने अपनी कार्यवाहियों को नहीं रोका, शांति भंग की घटनाओं को नहीं रोका, तो उसका दुष्परिणाम उसे झेलना पड़ेगा। तो चेतावनी भी कई बार कार्य कर जाती है और संबंधित देश संघर्ष से बच जाता है, विवाद से बच जाता है। विवाद विस्फोट का रूप नहीं ले पाता, युद्ध का रूप नहीं ले पाता। ये जो निरोधक कूटनीति की रणनीति अपनाई जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ये निरोधक कूटनीति वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं उनके द्वारा दूतों की नियुक्ति की जाती है, विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाती है जो पूरी दुनिया में निरोधक कार्यवाहियों में संलग्न है, जो विभिन्न देशों में घूम घूम कर जहां कहीं भी छिटपुट शांति भंग की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं। उस देश के सरकार के प्रतिनिधियों से, लोगों से, नागरिक संगठनों से मिलकर उन्हें एक टेबल पर बिठाकर उनके मध्य सुलह समझौता कराने की कोशिश करते हैं। तो ये कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिनिधियों के द्वारा, कूटनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा, दूतों के द्वारा किया जाता है, जिन दूतों की नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है शांति स्थापना की कार्यवाही की। दूसरा उपाय अपनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति स्थापना के लिए, वो है शांति अनुरक्षकों की तैनाती। जहां कहीं भी शांति भंग की घटना हुई है या घटना का अंदेशा है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अनुरक्षकों के रूप में सैन्य टुकड़ियों को भेज देता है। संघर्ष हुआ नहीं है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना पहुंच जाती है, जिसका पर्पस होता है कि दो देशों के मध्य जो तनावपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, युद्ध का आगाज हो सकता है, तो वो तनाव कम हो, उस तनाव को दूर किया जा सके और दो युद्धरत पक्षों में विश्वास का माहौल तैयार किया जा सके। ये उद्देश्य होता है शांति अनुरक्षकों की तैनाती के पीछे। और इस रणनीति को अपनाकर बहुत से देशों में सफलता भी प्राप्त की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जैसे पूर्व युगोस्लाविया, मैसेडोनिया गणतंत्र और मध्य अफ्रीकी गणतंत्र में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत इन शांति अनुरक्षकों की तैनाती
की गई है। जो बल प्रयोग नहीं करते हैं सामान्य रूप से, अगर स्वयं उनके जीवन पर आघात आता है तो ही वो बल प्रयोग का सहारा लेते हैं, नहीं तो बिना बल प्रयोग किए उनकी उपस्थिति ही तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये भी एक रणनीति है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाई जाती है। तीसरी जो रणनीति है वो है निरोधक निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है अस्त्र शस्त्रों को समाप्त करना, क्योंकि सामान्य रूप से ये माना जाता है कि मनुष्य युद्ध में तभी संलग्न होता है जब उसके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। अस्त्र शस्त्रों की उपस्थिति व्यक्ति को संघर्ष के लिए उकसाती है। तो क्यों ना इन अस्त्र शस्त्रों को ही समाप्त कर दिया जाए, ताकि युद्ध का विचार मन में आने के बावजूद व्यक्ति युद्ध का सहारा ना ले, राष्ट्र युद्ध का सहारा ना ले। तो अपनी इस रणनीति के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो संघर्षरत क्षेत्र हैं, देश हैं, वहां पर जितने भी हथियार मौजूद होते हैं, उन हथियारों को नष्ट कर दिया जाता है। एक साथ इकट्ठा करके उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, ताकि विद्रोही गुटों के हाथों में वो अस्त्र शस्त्र न आने पाए। और जब अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो वो लंबे समय तक युद्ध करने की स्थिति में नहीं होंगे। इस रणनीति का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल सल्वाडोर, मोजाम्बिक और कई अन्य अशांत क्षेत्रों में किया है, और वहां उसने जितने भी लड़ाकू बल रहे हैं, विद्रोही गुट रहे हैं, उनका भी विघटन करने की कोशिश की है, उनमें भेद डालने की कोशिश की है, उनका संगठन तोड़ने की कोशिश की है, ताकि भविष्य में वो किसी भी संघर्ष में अपने आप को लिप्त न कर सकें और अस्त्र शस्त्रों के अभाव में, संगठन के अभाव में उस क्षेत्र में स्थायी शांति की स्थापना की जा सके। तो ये भी एक प्रभावी रणनीति रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना की कार्यवाही की। एक अगली रणनीति के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्य किया है, इसको अपनाया है, वो है महासचिव की प्रभावक स्थिति का उपयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, उसका पद अपनी निष्पक्षता के लिए विख्यात है। और सुरक्षा परिषद भी जब कभी भी शांति कार्यवाही का प्रस्ताव पारित करती है, तो वो कई बार महासचिव को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके व्यक्तित्व का प्रभाव, उसके पद का प्रभाव दुनिया के विभिन्न देशों पर इतना ज्यादा है कि कोई भी विरोधी पक्ष सहजता से ही उसकी मध्यस्थता को स्वीकार कर सकता है और उनके द्वारा सुझाए गए उपायों पर अमल कर सकता है। यही वजह है कि जब संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी देश में, तो स्वयं महासचिव के द्वारा पहल की जाती है, खुद शांति वार्ताओं का आयोजन किया जाता है, या तथ्य क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, उसकी खोज के लिए विशेष दूतों की नियुक्ति की जाती है, विशेष मिशन भेजे जाते हैं, और इस प्रकार से शांति स्थापना के कार्य में केंद्रीय भूमिका निभाई जाती है। खुद महासचिव अपनी पहल पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी विषय को सुरक्षा परिषद में उठा सकते हैं, उसका ध्यान उस विषय की ओर, उस विवाद की ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ये भी शांति स्थापना की एक स्ट्रेटेजी है कि महासचिव अपनी प्रभावपूर्ण स्थिति का प्रयोग करते हैं संघर्ष
को समाप्त करने के लिए, विवादों के समाधान के लिए। इसके अलावा आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनी पहल के साथ साथ बहुत सारे क्षेत्रीय संगठनों के सहयोग से भी शांति स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। आप जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ देशों ने आपस में मिलकर सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए, शांति स्थापना के लिए, सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठनों का भी निर्माण किया है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है, यूरोपीय संघ है, सार्क दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, सेंटो है, नाटो है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये सब जो छोटे छोटे और बड़े बड़े क्षेत्रीय संगठन हैं, वो अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य आपस में सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं संकट की स्थिति में। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी दुनिया में शांति भंग की घटना हुई है या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय संगठन है, उसके सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना की कार्यवाही की है। जैसे हैती में जब संघर्ष हुआ तो लैटिन अमेरिकी देशों का जो संगठन है OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, इसकी सहायता से वहां शांति स्थापना की कार्यवाही की गई। पूर्व युगोस्लाविया में जब संकट उपस्थित हुआ तो वहां पर यूरोपीय संघ की मदद ली गई। लाइबेरिया और सिएरा लियोन में संघर्ष समाधान के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों का जो आर्थिक समुदाय है, जो क्षेत्रीय संगठन है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है, इन सबके साथ निकटता के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना की कार्यवाहियों को अंजाम दिया है। तो ये भी उसकी एक स्ट्रेटेजी में शामिल है कि वो अपनी पहल के साथ साथ क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग भी लेता है। इसके साथ साथ प्रतिबंध लगाना, ये एक बड़ी प्रभावी रणनीति है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाई जाने वाली शांति स्थापना के कार्यों के लिए। जब कभी भी शांति के लिए खतरा उत्पन्न होता है किसी भी देश में और वहां पर समझौता वार्ताएं विफल हो जाती हैं, मध्यस्थता काम नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद उस देश पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है। और पिछले दशकों में हमने देखा कि इराक, युगोस्लाविया, लीबिया, हैती, लाइबेरिया, रुवांडा, सोमालिया, अंगोला, सूची लंबी है राष्ट्रों की जिनके खिलाफ सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगाए। कैसे प्रतिबंध? उनके साथ व्यापार नहीं किया जाएगा, दुनिया का कोई देश उनसे व्यापारिक रिश्ते नहीं रखेगा, आर्थिक नाकेबंदी कर दी जाएगी, आयात निर्यात रोक दिया जाएगा, जो देश उन्हें हथियारों की आपूर्ति करते हैं उस पर रोक लगा दी जाएगी, उस देश में यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और कोई वित्तीय सहायता, वित्तीय अनुदान अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा नहीं दी जाएगी। राजनयिक प्रतिबंध भी प्रतिबंध के दायरे में आते हैं, यानी उस देश से अपने दूतों को, राजनयिकों को हर देश वापस बुला लेगा और उसके जो दूत, उस देश के जो दूत विभिन्न देशों में नियुक्त हैं, उनको वापस भेज दिया जाएगा। कई बार आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी संबंध खराब होते हैं तो पाकिस्तान भारत के राजदूत को वापस भेज देता है और भारत पाकिस्तान के राजदूत को वापस भेज देता है।
हाल फिलहाल के समय तक आपने देखा कि पाकिस्तान जैसा देश कई सारे प्रतिबंधों को झेल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को, क्योंकि उस पर यह आरोप है कि वो आतंकवाद जैसी शांति विरोधी कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है। उसकी भूमिका प्रयोग आतंकवाद को विकसित करने में किया जाता है। बार बार समझाने पर भी पाकिस्तान नहीं मान रहा। ऐसी स्थिति में प्रतिबंध की रणनीति को अपनाया जाता है। उस पर नाना तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हालांकि प्रतिबंध की इस रणनीति का विरोध ये कहकर किया जाता है कि इसका दुष्प्रभाव उस राष्ट्र के कमजोर वर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अब गलती तो ज्यादातर सरकार की मानी जाती है कि सरकार के कदमों के कारण शांति भंग की घटना हो रही है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उस राष्ट्र पर लग जाता है, उस राष्ट्र को अलग थलग कर दिया जाता है, व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं, राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं, तो उसका खामियाजा सबसे ज्यादा उस देश के निर्धन वर्ग को करना पड़ता है, वंचित वर्ग को भुगतना पड़ता है। अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है और लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। इसीलिए प्रतिबंध की इस रणनीति का विरोध किया जाता है और इसमें सुधार की आवश्यकता अनुभव की जाती है ताकि उसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। इसीलिए आजकल चुस्त प्रतिबंधों की व्यवस्था पर अमल किया जाता है, जिसका मतलब है कि राष्ट्र के जो विशिष्ट लोग हैं और विशिष्ट वर्ग हैं, उनके साथ वित्तीय लेन देन को रोक दिया जाए। उनके वित्तीय लेन देन को रोका जाएगा तो वो उतने ज्यादा दुष्प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अगर समूचे राष्ट्र के साथ वित्तीय लेन देन को रोक दिया जाएगा तो निर्धन वर्ग दुष्प्रभावित होगा। तो इसीलिए प्रतिबंध का दुष्प्रभाव वंचित वर्गों को न झेलना पड़े, तो चुस्त प्रतिबंध की व्यवस्था के तहत विशिष्ट लोगों और विशिष्ट वर्गों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य कार्यवाही एक प्रमुख रणनीति है शांति स्थापना की। जब शांति निर्माण के सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं, सारी रणनीतियां, सारे उपाय विफल हो जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 7वें अध्याय के अनुसार सुरक्षा परिषद सदस्य राज्यों को शांति भंग करने वाले राज्य के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का अधिकार दे सकती है। और इस कड़ी कार्यवाही में सैन्य कार्यवाही के साथ साथ सभी अन्य आवश्यक रणनीतियों के इस्तेमाल का अधिकार दे दिया जाता है। जैसे 1990 के दशक में हमने देखा कि इराक ने जब कुवैत पर हमला किया तो कुवैत की प्रभुसत्ता की पुनर्स्थापना के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया गया। सोमालिया में मानवीय राहत कार्यों को प्रदान करने के लिए, सुरक्षित वातावरण की स्थापना के लिए, हैती में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार की पुनर्स्थापना के लिए और 1999 में तिमोर में भी शांति और सुरक्षा की बहाली के लिए सुरक्षा परिषद ने सैन्य कार्यवाही का अधिकार दिया। ये सैन्य कार्यवाहियां यद्यपि सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित होती हैं, लेकिन इन पर पूरा नियंत्रण इस कार्यवाही में भाग लेने वाले राष्ट्रों का होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में जो सैन्य कार्यवाही होती है, उस सेना में विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा स्वेच्छा से अपने सैनिक भेजे जाते हैं और उन सैनिकों को नियंत्रित किया जाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। उन पर जो खर्च आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य मिलकर उस खर्च का वहन करते हैं।
तो सैन्य कार्यवाही की रणनीति को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाता है जब शांति स्थापना के सारे प्रयत्न, सारे उपाय विफल हो जाते हैं। तब एक और रणनीति हम कह सकते हैं शांति स्थापना की कार्यवाही में आजकल अपनाई जा रही है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, वो है शांति कार्यवाहियों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करके। और इस दिशा में पहला कदम उठाया गया सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव संख्या 1325 के द्वारा। ये प्रस्ताव ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में विवादित क्षेत्रों में जो भी शांति वार्ताएं आयोजित की जाएं, मध्यस्थता का कार्य किया जाए, उसमें महिलाओं को रोल प्रदान किया जाए। यानी मध्यस्थ के रूप में, वार्ताकारों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ये था कि ऐसा करने से एक तरफ लिंग आधारित भेद को दूर किया जा सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत की मुख्य धारा में महिलाओं को शामिल किया जा सकेगा, और दूसरी तरफ लैंगिक आधार पर जो हिंसा की घटनाएं दुनिया के विभिन्न देशों में देखने को मिलती हैं, उनको भी नियंत्रित करने में कामयाबी मिलेगी। 2010 में इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया, एक अध्ययन किया गया कि इस प्रस्ताव का कोई असर हुआ है, महिलाओं को शांति कार्यवाहियों में भूमिका प्रदान करने का क्या प्रभाव पड़ा है। तो अध्ययन में ये पाया गया कि इसका प्रभाव सीमित ही है। सीमित किस रूप में कि शांति वार्ताओं में महिलाओं की सहभागिता तो बढ़ी है, किंतु लिंग आधारित हिंसा और यौन हिंसा अब भी जारी है। तो इस दिशा में और सशक्त कदम उठाते हुए 2013 में एक कमेटी बनाई गई, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव निवारण कमेटी। इस कमेटी ने शांति कार्यवाहियों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया और समिति द्वारा उठाए गए कदमों का ही ये रिजल्ट है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति स्थापना के लिए जो सैन्य कार्यवाहियां की जाती हैं, उन सैनिकों में 3% महिला सैन्य कार्मिक हैं। और जो कूटनीतिक रणनीतियां अपनाई जाती हैं, निरोधक कूटनीति अपनाई जाती है, शांति वार्ता की कूटनीति अपनाई जाती है, उस मिशन में 17% महिलाओं की भागीदारी है। अब तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिन विशेष दूतों की नियुक्ति करते हैं, उन दूतों के रूप में भी महिलाओं की नियुक्ति की जा रही है। ये एक सकारात्मक पहल है और शांति स्थापना के प्रयासों को समावेशी और व्यापक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना की कार्यवाही को संपन्न करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां।